दोस्तों आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन क्लास 10th का ये रासायनिक अभिक्रिया समीकरण चैप्टर 1 है, जो कि दोस्तों कोई नहीं बताता। आज हम बुक पढ़ेंगे, इसके बाद बुक हर चैप्टर की हम आपको बुक पढ़ के बताएंगे, इसके बाद सभी क्वेश्चन हल करवाएंगे। क्योंकि बुक पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं और बहुत सारे लोग बुक नहीं पढ़ते, कभी भी बुक नहीं पढ़ते, इसीलिए उनके मार्क्स भी फिर कम आते हैं। आपको क्वेश्चन नहीं रटना, बुक ज़्यादा पढ़ना है। तो बुक नहीं पढ़ते हो, इसलिए मैं सोचा कि आपको बता देता हूँ। और आप अगर नींद में भी हैं और लगा लेंगे ईयरफोन तो आसानी से बुक पढ़ पाएंगे, मतलब कि अपने फ़ोन के माध्यम से बुक को पढ़ना आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर बताते हैं। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, लोहे का तवा तसला कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, सभी रासायनिक अभिक्रियाएं एक प्रकार से होती हैं। अब देखिए नीचे क्या दिया गया है। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। ठीक है, पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। ये क्रियाकलाप दिया गया है 1.1, सावधानी इसमें बताई गई है। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आँखों पर चश्मा पहन लें तो उचित होगा। लगभग 3 या 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ साफ कर लीजिए। इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को वाच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र में 1.1 में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आँखों से यथासंभव दूर रखिए। आपने क्या प्रेक्षण किया, अब देखिए इसमें क्या प्रेक्षण किया आगे है तो उचित होगा। लगभग 3 या 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ साफ कर लीजिए। इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को वाच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र में 1.1 में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आँखों से यथासंभव दूर रखिए। आपने क्या प्रेक्षण किया, अब देखिए इसमें क्या प्रेक्षण किया आगे है। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत और लव के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यह मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। यानी जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया हो जाती है तब ये मैग्नीशियम चूर्ण बन जाता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड एक प्रकार से बन जाता है। अब आगे देखिए एक क्रियाकलाप और दिया गया है। एक परखनली में लेड सीसा, यानी लेड को सीसा बोलते हैं, नाइट्रेट का घोल लीजिए। इसमें पोटेशियम आयोडाइड यानी KI का घोल मिला दीजिए। आपने क्या प्रेक्षण किया, तो इसमें आपको प्रेक्षण, अब देखिए क्रियाकलाप 1.3 में क्या है। एक शंक्वाकार फ्लास्क या परखलनी में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। सावधानी, अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। क्या जस्ते के दोनों के आसपास कुछ होता है, क्या जस्ते के दोनों के आसपास कुछ दिखाई दे रहा है। शंक्वाकार फ्लास्क या परखलनी को स्पर्श कीजिए। क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ पर इसके तापमान में तो भाई परिवर्तन होगा ही। अब देखिए ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का निकास, उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के एक एग्जाम्पल है कि अगर ये सभी घटनाएं घटित होती हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब देखिए यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। रासायनिक समीकरण क्रियाकलाप 1.1 का विवरण देखिए। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है, जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हो गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर मैं कुछ रफ का प्रयोग कर देता हूँ।
तो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर Mg हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, Mg हो गया और प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ये MgO बन जाएगा। ये क्यों बना ये सब हम बाद में डिटेल से चर्चा करेंगे, इससे पहले आप बुक सही से पढ़ लीजिए। अब देखिए अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के बाएं साइड और जो होता है वो अभिकारक होता है और जो दाएं साइड होता है वो उत्पाद होता है, ये वाला। अब देखिए इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं, यानी दाएँ साइड वाला उत्पाद कहलाता है। तो इस प्रकार हम सभी की परिभाषा आपको बताएंगे। अब देखिए शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग यानी प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग यानी प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर यानी RHS राइट हैंड साइड लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को निर्धारित करता है। अब देखिए यह दर्शाता है रासायनिक समीकरण लिखना। अब देखिए रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाता है, इसके बारे में आप थोड़ा बुक पढ़ लीजिए। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है, Mg + O2 = MgO। तो इस प्रकार लिखा जा सकता है, लेकिन ये संतुलित नहीं है। तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उसकी तुलना करें। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है, यानी संतुलित नहीं है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व जानते हैं। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या था कि किसी भी चीज़ का द्रव्यमान न तो नष्ट किया जा सकता है न उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, यानी दोनों ओर बराबर होता है। तो आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम तो पढ़ा होगा। अब इसी तरह ऊर्जा के संरक्षण के नियम की तरह ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी भी चीज़ का द्रव्यमान को नष्ट नहीं किया जा सकता है, उसे केवल एक दूसरे रूप में परिवर्तित ही किया जा सकता है। अब देखिए क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी दोनों साइड परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, ये आप कह सकते हैं, तभी तो द्रव्यमान बराबर होगा। अब देखिए दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसलिए हमें कंगाली समीकरण को, ठीक है, कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2, ये कैसे बना, क्या है, सब कुछ हम डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों। इसकी हम प्लेलिस्ट बना देंगे। बुक अगर आपको पढ़ना है तो उस प्लेलिस्ट पर जाकर पढ़ सकते हैं। हम लिख देंगे क्लास 10th बुक्स स्टडी, ठीक है, तो वहाँ से आप जाकर देख लीजिए। हम क्योंकि एक एक दो पेज पढ़ेंगे वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। अब देखिए यही पेज हम पढ़ते हैं बस। क्रियाकलाप 1। तो दोस्तों Zn + H2SO4 की तुलना यहाँ पर की गई है, यानी दोनों में कितने परमाणु हैं ये सब यहाँ पर बताया गया है। देख सकते हैं अभिकारक के परमाणुओं की संख्या कितनी है, यानी लेफ्ट हैंड साइड आप कह सकते हैं अभिकारक जो हैं। मैंने अभी बताया था आपको कि बाएं साइड अभिकारक होते हैं, दाएं साइड उत्पाद होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जिंक की संख्या 1 है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं Zn है + H2SO4 है, तो यहाँ पर बन गया, यहाँ पर उत्पाद बन गया ZnSO4, ठीक है, प्लस H2, यानी H2 बाहर हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पर O है ये। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं
कि जिंक की संख्या 1 है, ठीक है। यहाँ पर भी इसी तरह जिंक की 1 है बाएं साइड, और हाइड्रोजन की 2 है, सल्फर की 1 है और ऑक्सीजन की 4 है। और इसी तरह यहाँ भी देखिए जिंक की 1 है, हाइड्रोजन की 2 है और सल्फर की कितनी है 1 है और ऑक्सीजन की कितनी है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिंक की कितनी संख्या 1 है, तो जिंक की 1 बराबर हो गया। सल्फर भी 1 है तो सल्फर भी यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 2 है, यानी दोनों जगह परमाणुओं की संख्या बराबर आता है। यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आयरन यानी Fe प्लस यानी फेरस इसको बोलते हैं, Fe प्लस H2O को बन गया Fe3O4 प्लस H2 यानी क्या फेरस ऑक्साइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन बन गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं चरण 1 में क्या दिया गया है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। आप देख सकते हैं बॉक्स हमने बना लिया। अब यहाँ पर क्या है, चरण 2 संतुलित रासायनिक समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए। ये थोड़ा बड़ी प्रक्रिया हो जाती है, इसलिए आप केवल अपनी कल्पना से ही संतुलित कर सकते हैं। वो भी ट्रिक हम आपको आगे चल के बता देंगे। सबसे पहले आप बुक सही से पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, बाएं साइड जो है यानी अभिकारक की संख्या है, तो अभिकारक की देख सकते हैं संख्या जो है वो आयरन की केवल 1 है यहाँ पर, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 1 है आयरन की। हाइड्रोजन की कितनी है दोस्तों, हाइड्रोजन की देख सकते हैं 2 है और ऑक्सीजन की 1 है। लेकिन इधर अब देखिए उत्पाद की ओर आयरन 3 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये असंतुलित है, तो इसको हमें संतुलित करने के लिए गुणा कर देना होता है, दोनों ओर गुणा से बराबर कर देना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, चरण 3 सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर हम Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं जबकि बाईं ओर केवल 1। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए प्रारंभ में देखिए 1 का हम गुणा कर देते हैं, यानी H2 देखिए H2O में जो है हम 1 का गुणा कर देते हैं तो कुछ नहीं होगा। अब आयरन यहाँ पर दोस्तों कितना 3, तो हम यहाँ पर 3Fe लिख देंगे। अब देखिए संतुलित करने के लिए 1 × 4 = 4 हो गया। अब Fe3O4 में क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे। आप देख सकते हैं Fe3O4 में 4 का जब गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर ये भी असंतुलित हो जाएगा, तो हमें संतुलित करना होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4 H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O या H2O नहीं, H2O4 नहीं, क्योंकि 4 लगा कर लिख सकते हैं डिब्बे के अंदर, मतलब बंद करके। आंशिक रूप से यानी 4 H2O का मतलब होगा कि यहाँ पर 8 ऑक्सीजन हो जाएंगे और ऑक्सीजन उतनी ही रहेंगी, तो इसका मतलब ये होता है। अब देखिए आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब यह है, Fe प्लस 4 H2O हो गया। अब देखिए 4 ऑक्सीजन हो गई, 8 H2O हो गया यहाँ पर, क्योंकि गुणा हो गया। Fe3O4 प्लस H2, अब देखिए Fe3O4 प्लस H2 बराबर हो गया। देखिए अब यहाँ पर क्या है, और बराबर करने के लिए कुछ विधि अपनाई जाएगी। अब देखिए चरण 4 में क्या दिया गया है, Fe तथा हाइड्रोजन परमाणु यानी आप कह सकते हैं आयरन तथा हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, आयरन 1 है और इधर 3 है। तो अब क्या करेंगे, हमें और भी संतुलित करना होगा। तो देखिए आयरन तथा हाइड्रोजन परमाणु अभी संतुलित नहीं है, इसमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को 4 कर देते हैं। तो देख सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हम दाईं ओर भी 4, इधर देखिए 8 हो गई है, तो इधर भी हमें 4 करना होगा। अगर हम यहाँ पर 4 का गुणा कर देते हैं तभी तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या 8 है और इधर भी 8 हो जाएगी, तो ये तो बराबर हो गया हाइड्रोजन। और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 4 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 4 तो है, ये इधर भी 4 है ही है, तो ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं Fe तथा हाइड्रोजन परमाणु हो गया। अब नीचे देखिए हाइड्रोजन में 8 यानी 8 हो जाएगा, 4 H2O कर देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 H2O कर देंगे तो यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा, दोनों तरफ मतलब हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो जाएगी। मतलब हमें एक प्रकार से कहना होता है कि इसमें किस प्रकार गुणा करें कि दोनों ओर संख्या बराबर हो जाए, इस तरह हमें संतुलित करना होता है रासायनिक समीकरण। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए चरण 5 में ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा शब्द चुन लीजिए जो अब तक असंतुलित है। तीसरा शब्द जो है असंतुलित है, आप पाएंगे कि केवल लोहा ही एक तत्व है जिसे संतुलित करना शेष है। तो देखिए जो Fe है उसे ही हमें यहाँ पर संतुलित करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लोहा ही बचा। तो हम यहाँ पर अगर 3 का गुणा करते हैं तो अब देखिए 3 यहाँ पर बराबर हो जाएगी संख्या। तो इस तरह आप आसानी से समीकरण को संतुलित कर सकते हैं।
तो इस तरह आप करिए और हो जाएगा। ऊपर दिए गए समीकरण सब ये संतुलित हो गए, देख सकते हैं पूरे संतुलित हो गए। तो इस तरह आप संतुलित कर सकते हैं। Fe को संतुलित करने के लिए बाईं ओर हम Fe के 3 से गुणा कर देते हैं, 3 परमाणु लेते हैं। तो 3 परमाणु हम ले लिए, सब कुछ संतुलित हो गया। चरण संख्या अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच कर लीजिए। हम समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्याओं का परिकलन करते हैं। 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2। यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ संतुलित हो चुका है। यहाँ पर आयरन भी 3 हो गया है, इधर भी 3 है। यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है, तो यहाँ पर 4 दूना 8 हो गया, और यहाँ पर भी 4 दूना 8, और ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 हो गया, यानी ये सब संतुलित हो चुका है। अब देखिए समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। तो इस विधि को हम हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो इसी से आप आसानी से बना सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब आपस में अभिक्रिया करके, यानी जब आपस में अभिक्रिया करके कोई नया उत्पाद या पदार्थ बनाते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इससे आप समझ गए। अब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, ये भी एक पूछा वाला क्वेश्चन है, यानी पूछा जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक समीकरण में दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होती है, यानी अभिकारक एवं उत्पाद दोनों की परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में। चरण 7 देख सकते हैं। चरण 7 में क्या दिया गया है देख सकते हैं। चरण 7 में भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, यानी भौतिक अवस्थाओं के हमें संकेत क्या क्या लिखना पड़ता है। अब देखिए चरण 7 में भौतिक अवस्था, जैसे कि मान लीजिए अगर आग लगी है उसमें, मतलब हम उसको गर्म कर रहे हैं, तो हम इस तरह की आग का चिन्ह बना देते हैं। बस यही सब भौतिक अवस्थाओं के संकेत हम लिख देते हैं। देखिए, और एक होता है उल्टा करना। देखिए ऊपर लिखे संतुलित समीकरण 1.9 की सावधानी से जाँच कीजिए। क्या इस समीकरण से हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है? इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, ठीक है, यहाँ पर देखिए उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ ही उसके भौतिक अवस्थाओं को दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः जी, यानी देखिए क्या करते हैं कि गैस को हम जी से दर्शा देते हैं, लिक्विड यानी द्रव को लिक्विड बोलते हैं तो एल से दर्शा देते हैं, और यहाँ पर जलीय अवस्था को एक्यू से दर्शा देते हैं एक्विड, और यहाँ पर ठोस को सॉलिड यानी एस से दर्शा देते हैं। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। बगल में हम इस तरह लिख देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अब संतुलित समीकरण इस प्रकार होगा। 3Fe यानी एस, यानी Fe क्या है, सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, यानी अवस्था, स्टेट मीन्स अवस्था, तो सॉलिड अवस्था में है। और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो गैस अवस्था में है, H2O, तो वो गैसीय अवस्था में यानी भाप के रूप में आप कह सकते हैं, जो यहाँ पर H2O है। तभी तो यहाँ पर आयरन में जंग लगता है, आप देखते होंगे आयरन में जंग लग जाता है। तो Fe3O4 यानी देख सकते हैं यस, यानी यहाँ पर क्या है, सॉलिड स्टेट में ये बन गया, और यहाँ पर ये 4H2 यानी हाइड्रोजन गैस के रूप में हो गई। तो यहाँ पर इस तरह भौतिक अवस्थाओं का निर्धारण कर सकते हैं चरण 7 में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, समीकरण 1.1 में H2O के साथ जी चिन्ह का उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। प्रायः हर रासायनिक अभिक्रिया में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता जब तक कि यह आवश्यक ना हो। भौतिक अवस्था को अगर आप समीकरण बनाते समय शामिल नहीं करते तो भी आपका चल जाएगा, यानी सही नंबर मिल जाएंगे आपको। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे कि ताप, दाब, प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर नीचे दर्शाया जाता है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कार्बन ऑक्साइड यानी कार्बन मोनोऑक्साइड आप कह सकते हैं, CO है, ठीक है, प्लस यहाँ पर देख सकते हैं 2H2 है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है 340 ATM एटमॉस्फेरिक दाब यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। CH3OS यहाँ पर लिक्विड की स्टेट में है, तो ये देखिए दर्शाया गया है। या इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि 6CO2 यानी 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये संतुलित करने के लिए लगाया गया है। आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2 यानी जल एक प्रकार से लिक्विड हो गया, तो C6H12 ग्लूकोज बन गया O6, ठीक है, और यहाँ पर प्लस 6O2 और प्लस H2O बन गया, यानी ऑक्सीजन बनता है। ये सब हमारी कह सकते हैं जो हमारे अंदर अभिक्रिया होती है वो वाली अभिक्रिया दी गई। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल जो पौधे में होती है, तो इस तरह होती है। इसी प्रकार आप ये पुस्तक में दिए गए समीकरण संतुलित कर। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन को हम बाद में हल करेंगे पूरा, इनको पूरा हम हल करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी दबाइए, हमारे साथ तैयारी करते रहिए और अच्छे से आप अंक पाएंगे। विज्ञान में, मैथ में, सब कुछ मैं आपको पूरा ऑलराउंडर बताऊँगा सब कुछ, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किताब पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ पर आप जाइए, क्लास 10th बुक्स लिख दीजिए या विकास क्लास 10th बुक्स रीडिंग, तो वहाँ पर आ जाएगा। मैं बुक्स रीडिंग करवाऊँगा आपको और फिर यहाँ पर आंसर दूसरे प्लेलिस्ट में बनाऊँगा। क्लास 10th ऑल क्वेश्चंस लिख दूँगा, तो वहाँ पर आप जाकर क्लास 10th के ऑल क्वेश्चन देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।